Hello and welcome to my YouTube channel and also to the part 2 of the marathon session जहाँ पे हम फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, उसको कवर किया था 1 से 1.5 घंटे में। आज बारी है फिस्कल पॉलिसी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने की। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि ये अगर जो यूनिट है फिस्कल पॉलिसी की कितनी इंपॉर्टेंट है एंड हाउ डू वी गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पिलर is by the number of times the question have been asked from this particular topic, which is 20, which comes out to be 20 number of times. लास्ट 2015 से 24 के PYQs देखोगे तो 20 बारी क्वेश्चन आए हैं। और कौन सी ऐसी थीम्स है जहाँ से क्वेश्चन आए हैं? कुछ क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन में से आते हैं, दैट इज़ वाई आई हैव ऑलवेज एम्फेसाइज कि स्टूडेंट स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप ये सोच रहे हो दैट हम करंट अफेयर्स कर लेंगे एंड दैट कुड एक्चुअली do for or make up for not doing the static portion, then you are totally wrong. Now when it comes to static portion also, because इस टाइम क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है एज एंड व्हेन द एग्जाम अप्रोचेस, एंड हमें लगता है कि हम एटलीस्ट 2 बुक्स कवर कर ले या 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशन के नोट्स को कवर कर ले, एंड हमें इस टाइम चाहिए होता है समवन टू सिट ऑन आवर हेड एंड टू टेल अस कि वेयर डू वी पुट अ फुल स्टॉप, एंड दैट इज़ वेयर एक चेकलिस्ट या जिसको माइक्रोलिस्ट बोलते हैं इज़ व्हाट आई हैव शेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। माई टेलीग्राम ग्रुप जितने भी नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, इस इकोनॉमिक्स विद नान की। वहाँ पे हर टॉपिक के लिए एक माइक्रोलिस्ट मैं शेयर करती हूँ। नाउ हाउ डू आई यूज़ दिस माइक्रोलिस्ट? बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोलिस्ट होती है इट एक्ट्स एज अ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब जितने भी टॉपिक्स उस माइक्रो लिस्ट में मेंशन है, बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम यू नीड टू इंश्योर कि वो जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो आपने उनके बारे में पढ़ा है, वो आपने कवर कर लिए हैं irrespective of the sources. So stop worrying about the source कि मुझे अपने फाउंडेशन नोट्स देखने हैं, मुझे विवेक सिंह देखनी है, कि मुझे रमेश सिंह देखनी है, कोई XYZ और किताब किसी सर के नोट्स देखने हैं। जस्ट मेक श्योर वो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, एक एक टॉपिक पे टिक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अपने आप आपको लाइट लगने लग जाएंगे एक बार आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाए तो। क्यों हमें बल्कि लगता है? क्योंकि हमने स्टैटिक पोर्शन करा नहीं होता है। एंड व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि जब हम कंपाइलेशन, जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, फॉर एग्जांपल हम PT 365 उठाते हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर्स या जो कोई नया डेवलपमेंट होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, वो तो 2 से 3 लाइन में समझाया होता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू ऐड ऑन टू द स्टैटिक पोर्शन दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। उसके साथ अगर आप देखोगे मेजॉरिटी पोर्शन में क्या, उस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से GST वाज इन न्यूज़ फॉर सम और द अदर रीजन, अब वहाँ पे बता दिया कि भाई अब कसिनोज के ऊपर या ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% GST लगेगा, और नीचे अब सारा का सारा GST से रिलेटेड राम कहानी दी होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो टॉपिक देखते हैं कि अच्छा ये GST के ऊपर इतना पढ़ के जा रहा है। नहीं, आप प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेंसिटिविटी कि हमने GST के बारे में ऑलरेडी अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ लिया है। वॉट वी हैव टू डू इज़ जो नया रिसेंट डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड सिर्फ उसको कवर करना है। बट ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड ये फर्स्ट जो बार दे रहे होते हैं, सेकेंड टाइम तक भी नहीं समझ आता है, एंड हेंस कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सच सेशंस। सो स्टैटिक पोर्शन कैसे करना है जहाँ से आपको समझ आए, कीपिंग चेकलिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू इन ऑर्डर टू इंश्योर आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो रहे हैं बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम ऑन 25th में। करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे स्टार्टिंग विद बाइफर्केशन की टॉप कहाँ कौन से डायमेंशंस में से क्वेश्चन आए हैं, अगेन गोइंग बैक टू द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। So as you can see the bifurcation on the screen, static portion में से कहाँ से आता है? Conceptual questions आते हैं where the examiner asks you to identify whether a particular statement comes under the capital part of the budget or the revenue part of the budget. Sometimes a question comes from the Fiscal Responsibility Budget Management Act, again forming the part of your static portion. Taxes के ऊपर question आता है, जैसे GST एक static topic बन चुका है क्योंकि it was rolled out in 2017, बट आज भी GST के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 3 स्टेटमेंट उसमें से होंगे स्टैटिक पोर्शन में से और 1 स्टेटमेंट होगा करंट अफेयर्स में से, प्रॉबेबली आस्किंग यू कि GST कॉम्पनसेशन सेस क्या अब हटा दिया गया है या हटाने वाला है या इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी डिसकंटिन्यूड। तो टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। देन फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन पे आया, 15th पे भी क्वेश्चन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट ईयर 16th फाइनेंस कमीशन विल बी फॉर्म्ड, देयर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज विल बी रोल्ड आउट, तो हम तब की तब देखेंगे, बट येस फाइनेंस कमीशन पे से क्वेश्चन आते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी
picky about as to what static portion you are focusing on. Then the taxes which are in news, जैसे equalization levy, GST when it was rolled out to 2016 में 17 में, you could often find questions from this particular topic, and certain topics with respect to international taxation and the transactions, जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या होते हैं, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग के ऊपर आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछेंगे. दे विल नॉट गो इन वेरी मच डिटेल. अगर लॉजिक भी लगाओगे तो ऐसे स्टेटमेंट्स आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो, एंड यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. सो दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर डिवाइडेड when it comes to fiscal policy. Now, without wasting time, let us start from the taxes that were in news in the last 12 months, starting from inheritance tax. इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? सबसे पहले इनहेरिटेंस का मतलब समझते हैं. इनहेरिटेंस इज समथिंग विच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. तो मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स ने 1 करोड़ की जायदाद मेरे नाम कर दी है, वो उनकी थी, एंड दे हैव रिटन इन द विल दैट दिस प्रॉपर्टी गोज टू माई डॉटर विच इज़ नानकी बवेजा. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कह रही है, सो इंडिया की गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, उसको रिमूव करने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू इज, गवर्नमेंट कैन लेवी इनहेरिटेंस टैक्स on the property or the assets inherited by the individual from their ancestors. अब बेसिकली इनहेरिटेंस टैक्स लगाने से कैसे इनइक्वालिटी कम होगी? क्योंकि जब हम टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स लेवी करने का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू लेवी टैक्स इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जिनके पास इनकम है, सैलरीज हैं, उसका कुछ पोर्शन लेके लेट्स गिव सब्सिडीज और रन द स्कीम्स फॉर दोज जिनको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, मार्जिनलाइज सेक्शन को बिलोंग करते हैं. तो इनइक्वालिटी हटाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, जो प्रॉपर्टी हमने इनहेरिट करी है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए. किस रेट से लगाना चाहिए, कब से लगाना चाहिए, क्या ये लग गया है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. इंडिया में आज तक कभी भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया गया है. इट इज़ जस्ट बीइंग सजेस्टेड बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब in order to remove or reduce the inequalities. किसके ऊपर लगता है? इनहेरिटेंस, जो आपने इनहेरिट करी है प्रॉपर्टी असेट्स, उसके ऊपर लगता है. तो इसका नेचर क्या हुआ टैक्स का? इज इट अ डायरेक्ट टैक्स और इज इट अ इनडायरेक्ट टैक्स? भाई अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट मैंने करी है तो टैक्स भी तो मैं ही दूंगी. सो द नेचर ऑफ टैक्सेशन इफ वी टॉक अबाउट इज डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, इंडिया में एज आई सेड ये टैक्स नहीं लगता है. इससे रिलेटेड और टर्म्स है, जैसे एस्टेट ड्यूटी होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है. लेट्स लर्न अबाउट देम एज वेल. सो नाउ व्हाट इज अ गिफ्ट टैक्स? गिफ्ट, जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट कह रही है आप थोड़ा सा टैक्स दे दो जब भी आपने गिफ्ट रिसीव किया है. गिफ्ट देने वाले पे नहीं, गिफ्ट रिसीव करने वाले से गवर्नमेंट टैक्स लेगी. क्या गिफ्ट टैक्स कभी इंडिया में लगता था? येस, वंस अपॉन अ टाइम इंडिया में गिफ्ट टैक्स लगता था. इट वॉज स्टार्टेड इन 2004 बट देन गॉट अबॉलिश्ड इन 2015. गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया. तो अब उस टाइम गवर्नमेंट कहती थी कि अगर आपको पूरे साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट्स मिले हैं देन हम आपके उसके ऊपर आपसे टैक्स लेंगे. सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ गिफ्ट टैक्स. ठीक है, बट इज नाउ नो मोर एग्जिस्टिंग इन इंडिया. व्हाट इज वेल्थ टैक्स? वॉट एवर वेल्थ आर यू पोजेसिंग उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगी. जैसे मेरे पास लैंड है, मेरे पास कोई ऑफिस स्पेसेस है, वॉट एवर आई हैव कैश बैलेंसेस, सो इट वॉज लेवीड ऑन द वेल्थ possessed by an individual. But again इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2015 में. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब कॉस्ट एस्टिमेशन लगाए तो वेल्थ टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा था. सो दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू वेल्थ टैक्स. उसके बदले गवर्नमेंट ने क्या किया? सरचार्ज लगाना चालू किया. हम डिफरेंस पढ़ते हैं ना, टैक्स होता है, एक सरचार्ज होता है, एक सेस होता है. सो गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को हटा के गवर्नमेंट ने सरचार्ज लगा दिया एट द रेट 10%. किसके ऊपर? ऑन द वेल्थ ऑफ 30 lakhs एंड अबव. अगर आपके पास इससे ऊपर की वेल्थ है तो आपके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा. सो वेल्थ टैक्स अगेन ये भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है. नाउ व्हाट इज एस्टेट ड्यूटी?
एस्टेट ड्यूटी इज बेसिकली, लेट्स सपोज आई हैड अ ग्रैंडफादर जिनकी अब डेथ हो गई है, ठीक है, अब उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आगे बच्चों को जाएगी, ठीक है। तो जब ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो उस टाइम गवर्नमेंट बोल रही है कि हम उनके असेट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अ डिजीज्ड पर्सनस असेट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड एंड उसके ऊपर टैक्स लगता है एस्टेट ड्यूटी, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जिसका नाम एस्टेट टैक्स नहीं है, एस्टेट ड्यूटी है। क्या एस्टेट ड्यूटी इंडिया में लगती थी? येस, इट वॉज एग्जिस्टिंग इन इंडिया फ्रॉम 1953 टू 1985। फिर बहुत सारा विद्रोह हुआ कि भाई एक तो डेथ हुई है, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी उससे पहले आप उस पर टैक्स ले रहे हो, तो इनहेरिटेंस टैक्स किसके ऊपर लगाएगा जाएगा? मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी मिली है तो गवर्नमेंट मुझसे लेगी आके, मैं जिसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है। एस्टेट ड्यूटी किसके ऊपर लगती थी? भाई डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी असेट्स के ऊपर लगती थी। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, नाइदर ऑफ देम are currently applicable in India. So what we learned just now, inheritance tax, gift tax, wealth tax and estate duty. Let's move on to the next tax in news, which is long-term capital gain tax. First, let's talk about what is capital gain. तो capital gain is as simple as that, students, कि मान लीजिए मैंने एक प्लॉट खरीदा 2020 ईयर 2020 में, मैंने एक लैंड ज़मीन का टुकड़ा या फिर कोई घर खरीदा जिसकी कीमत थी मान लीजिए 50 लाख रुपए, ठीक है जी। अब 2025 में मैंने सोचा कि इसको मैं बेच देती हूँ, तो ये घर क्या है मेरे लिए? ये जो मैंने फ्लैट खरीदा था फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ये मेरे लिए असेट है, ठीक है जी। अब 2025 में इसकी कीमत हो गई है 80 लाख रुपए, वाइल आई डिसाइडेड टू डिस्पोज इट ऑफ। तो 50 लाख का खरीदा था, हो गया है 80 लाख का, तो मुझे बीच में क्या हो रहा है? मुझे 30 लाख का बीच में गेन हो रहा है। दिस इज नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब आप यूजुअली कोई बिजनेस करते हो, दैट इज वेयर दिस टर्म इज यूज्ड। ये मुझे गेन हो रहा है किस पे? द असेट विच आई परचेज फॉर 50 लाख, नाउ वेयर आई एम सेलिंग इट 30 लैक्स, मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा है। अब इस 30 लाख को हम बोलेंगे कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि आप अपने असेट को बेच रहे हो। जब भी हम असेट बेचते हैं और उससे कुछ गेन्स होते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कहती है कि जरा मुझे कैपिटल गेन टैक्स दे दो। ये नेचर ऑफ टैक्सेशन क्या हुआ? ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स हुआ, क्योंकि कैपिटल गेन अगर मुझे हुआ है तो मैं ही तो टैक्स दूंगी ना, राइट। चलिए, तो अभी हमें कैपिटल गेन का मतलब समझ आ गया। अब जो कैपिटल गेन्स होते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? सो लेट्स सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2020 में, ठीक है ना, फ्लैट था वो, ठीक है, तो रियल एस्टेट की कैटेगरी में आ गया। अगर मैं उस फ्लैट को विद इन 24 मंथ्स बेच दे रही हूँ, मतलब जनवरी 2020 में खरीदा तो बाय जनवरी 2022 में उसको बेच दे रही हूँ, मतलब इट वॉज विद मी फॉर लेस देन 24 मंथ्स एंड मुझे प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट नहीं गेन होता है, तो मेरे ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये प्रॉपर्टी शॉर्ट टाइम के लिए थी, लेस देन 24 मंथ्स के लिए थी, इसलिए इसके ऊपर अगर मुझे गेन होता है तो मुझको STCG देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इफ आई एम विद होल्डिंग दैट फ्लैट फॉर मोर देन 24 मंथ्स, जैसे कि इस केस में हुआ है, एग्जाम्पल यहाँ पे था ना कि 2020 में खरीदा एंड मैंने इसको 5 साल बाद बेचा, मतलब मोर देन 24 मंथ्स के बाद बेचा, तो जो भी गेन होगा उस पर LTCG लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। STCG एंड LTCG की परसेंटेजेस डिफरेंट होती है, तभी हम ये बाइफर्केशन पढ़ रहे हैं। डू वी नीड टू रिमेंबर कि STCG कितने परसेंट से लगता है और LTCG नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। व्हेन इट कम्स टू शेयर्स एंड बॉन्ड्स, मान लीजिए 2020 में मैंने किसी कंपनी X का शेयर खरीदा 100 रुपये का, ठीक है। 2020 में अगेन मैंने 100 रुपये का किसी कंपनी का शेयर खरीदा फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैंने उसको 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, 110 रुपये का था फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बेचने गई 12 महीने के अंदर अंदर बेचा, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इस शेयर या बॉन्ड या म्यूचुअल फंड पे STCG देना पड़ेगा। 12 महीने के बाद बेचूंगी तो मुझे LTCG देना पड़ेगा। इफ इट इज़ अ मूवेबल एसेट, लेट्स सपोज आई हैव अ गोल्ड बार, इफ आई एम होल्डिंग दैट गोल्ड बार फॉर मोर देन 36 मंथ्स
एंड जब मैंने उसे बेचने गई तो मुझे पता चला कि मुझे तो एप्रिशिएटेड वैल्यू मिल रही है, मुझे तो इसके ऊपर गेन हो रहा है बेचने पे। 5 लाख का खरीदा था वो आज 8 लाख का हो गया है एंड सेलिंग इट आफ्टर 36 मंथ्स। तो मुझे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, उस कैपिटल गेन में से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा इन द नेम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि लेट्स सपोज मैम कि मान लेते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 2010 में, तब प्रॉपर्टी का दाम था 10 लाख रुपए, ठीक है ना। अब उस प्रॉपर्टी को हम 2025 में बेचने गए तो ये प्रॉपर्टी एज वी नो दैट कि किस तरीके से रियल एस्टेट के प्राइजेस बूम करें इंडिया में, ये 60 लाख रुपए की बिकी। तो कितने का गेन हुआ, 50 लाख रुपए का गेन हुआ। तो गवर्नमेंट बोलेगी ज़रा इसके ऊपर मुझे 20% से टैक्स दे दो, विच इज़ द रेट ऑफ LTCG इन केस ऑफ रियल एस्टेट। तो गवर्नमेंट 20% उसके ऊपर टैक्स ले जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को गवर्नमेंट देती है इंडेक्सेशन का फ़ायदा। नाउ व्हाट इज़ इंडेक्सेशन, जस्ट लिसन टू दिस टर्म इंडेक्सेशन। गवर्नमेंट कह रही है कि वी अंडरस्टैंड आपने इसको 2010 में खरीदा, तब ये 10 लाख रुपए की थी। अब एग्जैक्टली अगर ये ज़मीन आप आज के टाइम पे खरीदते हो तो इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट अगर हम कर दें तो इसका क्या प्राइस निकल के आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। कि आप उस 2010 में 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी हुई उसको आज के प्राइस पे अगर लेके आ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडेक्सेशन। तो मुझे पता चला इसकी वैल्यू निकल के आई 40 लाख रुपीज़। तो जैसे ही मैंने देखा कि अब तो आज आफ्टर इंडेक्सेशन इसका प्राइस 40 लाख है एंड आई एम सेलिंग इट फॉर 60 लाख, तो अब मेरा गेन कितना बनता है, अब मेरा गेन 20 लाख रुपए बनता है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को आप 20% टैक्स दे दो। तो इट्स एनी डे बेटर नो। पहले मुझे कितना देना पड़ा था, लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करती तो गवर्नमेंट को मुझे 50 लाख के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ता। बट सिंस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी कि भाई आप इंडेक्सेशन से एडजस्ट कर सकते हो, आप इंडेक्सेशन क्लॉज को अप्लाई करके प्रॉपर्टी का वैल्यू एडजस्ट कर दो, देन पता चला कि भाई 20 लाख निकल के आया गेन एंड उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सारी कहानी हमने सुनी क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट अब कह रही है कि 2024 के बाद गवर्नमेंट कह रही है कि आई एम रेडी टू रिड्यूस द रेट ऑफ LTCG। पहले 20% से आई यूज टू चार्ज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आई एम रेडी टू रिड्यूस इट टू 12.5%, प्रोवाइडेड आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं लोगे। सो इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो पहले मिलता था, गवर्नमेंट ने बोला अब वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीदी थी, कोई बात नहीं, ओके, अब वो 60 लाख की बिक रही है, बीच का 50 लाख जो गेन हुआ है उसके ऊपर हम 12.5% से आपसे आके टैक्स ले जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट शुड पॉप इनटू योर हेड इज कि मान लेते हैं कि मैंने ये ज़मीन 10 लाख की खरीदी थी, कौन से साल में खरीदी थी भाई, 2010 में खरीदी थी, ओके। नाउ 2025 में फॉर सम और द अदर रीज़न ये 8 लाख की बिकी, ठीक है ना, आपको डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ गई या आपके एरिया में ज़मीन के दाम नहीं बढ़े तो आपने इसको 8 लाख का बेचा। तो आपने 10 लाख की चीज़ खरीदी और उसको 8 लाख में बेचा, तो आपको क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, ठीक है ना। तो क्या इस लॉस के ऊपर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। गवर्नमेंट क्या कह रही है, कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तभी हम आपसे टैक्स लेंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है हम आपसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सो LTCG से रिलेटेड हमें क्या समझना है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। अच्छा, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट वेयर इट अलाउज टू एडजस्ट द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी टू द करंट मार्केट प्राइजेस, तो इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसको प्लीज़ याद रखना, ये छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो हम नहीं अटेंशन देते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अभी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पब्लिश करता है इंडिया में फॉर द पीपल टू एडजस्ट देयर प्राइजेस अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। सो LTCG। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टैक्स विच इज़ विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स या विंडफॉल गेन का मतलब क्या होता है, छप्पड़ फटना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, मान लेते हैं वो पेट्रोल
पेट्रोल विच इज ब्रेंट क्रूड खरीदती है, उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल एंड द अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके बेचती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी, क्योंकि आपको पता है इंडिया में हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है पेट्रोल विच इज़ क्रूड ऑयल, द राइट वर्ड इज क्रूड ऑयल, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है. एंड क्रूड ऑयल के प्राइजेस are determined on lot of factors and it keeps on fluctuating a lot. So मान लेते हैं कि पहले $1 में हम 1 लीटर पेट्रोल, मतलब हम नहीं, मतलब ये कंपनी जो है इम्पोर्ट करती थी, और $1 कितने का हो गया, 80 रुपये का हो गया. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की ये कंपनी है, ये क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करती है 80 रुपये पर लीटर एंड इसको रिफाइन करके पेट्रोल बना के बेचती है. और पेट्रोल का दाम इस टाइम 100 रुपीज़ पर लीटर है. नाउ फॉर सम और द अदर रीज़न क्या हुआ कि ड्यू टू ग्लोबल डायनेमिक्स ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ये हो गया $0.5 पर लीटर, $0.5 पर लीटर. तो अब ये जो कंपनी है, ठीक है, इसको कितने का मिल रहा है पर लीटर क्रूड ऑयल, 40 रुपीज़ का. लेकिन मार्केट प्राइस क्या है क्रूड ऑयल पेट्रोल का, इट इज़ 100 रुपीज़, इट इज़ स्टिल देयर. तो पहले इनको 20 रुपये बीच में बच रहे थे मुनाफा. अब क्योंकि डायनेमिक्स ऐसे चेंज हुए, कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी, अच्छी टेक्नोलॉजी लगा दी जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट कम आ रही है, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इवेंट्स विच वर फेवरेबल ऑन देयर साइड, ठीक है ना. तो प्राइजेस रिड्यूस हो गए, प्राइस, मार्केट प्राइस तो अभी भी 100 रुपये है, इनको 40 रुपये का मिल रहा था क्रूड ऑयल, बीच के 60 रुपये इनको बच रहे हैं. सो दिस इज मोर देन एक्सपेक्टेड गेन्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल events taking place, not because the company increased its efficiency, is called as windfall tax. अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो ये विंडफॉल गेन्स हो रहे थे इंडिया में, नेचुरल गैस कंपनी, पेट्रोकेमिकल कंपनीज को एक्रू हो रहे थे, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ले रही थी. तो अब गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उसका नेचर ऑफ टैक्सेशन क्या हुआ, किससे ले रही है, जिन कंपनी को इसका फ़ायदा हो रहा है, विच इज़ द पेट्रोकेमिकल कंपनीज. तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ. अब इससे रिलेटेड रीसेंट अपडेट क्या है कि सेंटर ने डिसाइड किया है टू रिड्यूस द विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल. तो विंडफॉल टैक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज GST कॉम्पनसेशन सेस. फॉर ऑल दोज हु डज नॉट अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज GST कॉम्पनसेशन सेस, तो पीछे चलते हैं थोड़ा सा स्टोरी 2017 में, कि जब गवर्नमेंट को GST इम्प्लीमेंट करना था, मैनी ऑफ द स्टेट्स वर नॉट अग्रीइंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज दे वर एप्रीहेंसिव दैट देयर रेवेन्यू कलेक्शन विल गो फॉर अ टॉस, बिकॉज अर्लियर क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था एंड द पावर टू डिसाइड कि किस रेट से वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा वॉज विद द स्टेट गवर्नमेंट. बट अब GST इंप्लीमेंट होने से ये सारी पावर किसके पास जा रही थी, सेंटर की बनाई हुई GST काउंसिल के पास जा रही थी, वेयर इट विल बी डिसाइडेड कि इंडिया में GST के टैक्स रेट्स क्या होंगे, कौन से ऐसे आइटम्स होंगे जिसके ऊपर GST लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल द स्टेट्स, बिकॉज रैटिफिकेशन करवाना था 50% स्टेट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला, क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि हम आपको GST इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो भी लॉस हो रहा है उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे. क्या करेंगे, हम उसके लिए आपको कॉम्पनसेट करेंगे. यू अग्री टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड जो भी, क्योंकि GST अब इन इफेक्ट आ गया है, आपके रेवेन्यू कलेक्शन में जो भी नुकसान हो रहा है ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोविड का लॉकडाउन लग गया एंड देयर आर नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्स लेस कलेक्ट हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्स कलेक्शन में नुकसान हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉम्पनसेट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर दैट लॉस ऑफ रेवेन्यू एवरी सिंगल ईयर टिल 5 years फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. GST इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2017 में हुआ था. तो गवर्नमेंट ने इनिशियली प्रॉमिस किया था कि टिल 2022 हम हर साल आपको कॉम्पनसेट करेंगे. बहुत अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है. अब कॉम्पनसेशन के लिए पैसा आएगा कहाँ से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला टू कॉम्पनसेट द स्टेट गवर्नमेंट हम GST कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे. और हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेस के साथ क्या एक खास फीचर है.
दैट सेस जिस पर्पस के लिए, जिस नाम से लगाया जाता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ओनली दैट, fulfilling that particular purpose. तो GST compensation cess was levied on luxury goods, sin goods and demerit goods, and whatever the money was collected. Let's suppose I am consuming tobacco, ठीक है, आई एम कंज्यूमिंग एल्कोहल विच इज़ अ सिन गुड. तो अब एल्कोहल के ऊपर क्या लगेगा, बॉटल के ऊपर, ओवर एंड अबव द दैट वैल्यू एडेड टैक्स, उसके ऊपर GST कॉम्पनसेशन सेस भी लगेगा. इफ आई एम बाइंग अ लग्जरी कार फॉर माई सेल्फ, ओवर एंड अबव द अदर टैक्सेस, मुझे GST कॉम्पनसेशन सेस भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, उस पैसे को यूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट किया जाएगा. तो अब 2022 में जब इसको विड्रॉ करने की बारी आई, तो उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स ने बड़ा हल्ला किया कि भाई हमारे को तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है रेवेन्यू में, एंड वी आर नॉट स्टिल एबल टू कोप अप विद दोज लॉसेस. क्यों? क्योंकि देयर वाज कोविड ऑल्सो इन बिटवीन फॉर 2 years, and we would like कि आप इसको आगे extend करो. So that is where central government decided to extend the GST compensation cess till 2026. तो मार्च 2026 में GST compensation cess है वो बंद हो जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा. तो इसलिए भी GST काउंसिल की मीटिंग हुई कि आफ्टर जब ये विड्रॉ कर लिया जाएगा GST compensation cess, तो लग्जरी गुड्स, सिन गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स के ऊपर क्या रेट से GST लगाएंगे, या उसके ऊपर कोई और सरचार्ज लगाना है या नहीं लगाना है. तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में हमारा फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस क्या होना चाहिए, GST कॉम्पनसेशन सेस क्यों स्टार्ट हुआ था, कौन से स्टैट्यूट के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है टू लेवी GST कॉम्पनसेशन सेस, कब ये डिसकंटिन्यू होने वाला है, और कौन से ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर GST कॉम्पनसेशन सेस लेवी होता है. तो कौन से एक्ट, ये हमने देख लिया. कब डिसकंटिन्यू होगा हमने ये भी देख लिया. किन आइटम्स, किन गुड्स के ऊपर लगता है. लग्जरी गुड्स विच इज़ नॉट नेसेसिटी, विच इज़ फॉर लग्जरी. मान लीजिए कोई लग्जरी वॉच हो गई, प्रॉबेबली एक्सपेंसिव कार लाइक SUV फॉर माई सेल्फ. सिन गुड्स क्या होते हैं, विच आर एथिकली नॉट कंसिडर्ड गुड टू कंज्यूम, जैसे गैम्बलिंग हो गया, जैसे एल्कोहल हो गया. डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं, विच आर कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन कंज्यूम, जैसे सिगरेट हो गया, जैसे टोबैको हो गया. सो इन सब के ऊपर तो प्लीज़, अच्छा, सिन गुड एंड डीमेरिट में कंफ्यूज मत होना. सिन में एथिक्स का पोर्शन आ जाता है, डीमेरिट इज डेफिनेटली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. सिन गुड्स जैसे एग्जाम्पल गैम्बलिंग, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ, बट एथिक्स की बात करें तो इज इट समथिंग एथिकल टू इंडल्ज वन सेल्फ इन टू गैम्बलिंग और नॉट. बट डीमेरिट डेफिनेटली it impacts the health, and government discourages its consumption in the country. कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि लोग पान तंबाकू खाएं एंड उनको कैंसर हो, एंड द ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमन कैपिटल में शायद बदल जाती, वो बिल्कुल ही एक जस्ट पॉपुलेशन बन के रह जाए. तो GST कॉम्पनसेशन सेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टर्म्स इन यूज. जितने भी इम्पॉर्टेंट टैक्सेस थे, दैट इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड. इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लीज़, मैं आगे बढ़ने से पहले यही बोलना चाहूँगी दैट यू डू नॉट नीड टू मूव टू और रिसॉर्ट टू 10 डिफरेंट सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स. अगर आपका स्टैटिक पोर्शन इज इन अलाइनमेंट विद माई माइक्रो लिस्ट अलॉन्ग विद दीज करंट अफेयर्स विच वी आर कंप्लीटिंग इन द क्लास, अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई ऑल ऑफ अस कोई दूसरे जोन से क्वेश्चन आया, तो आप ये मान के चलिए कि दूसरे बच्चे भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे. सो डू नॉट नीड टू स्क्रैच योर ब्रेन्स डे एंड डे आउट कि कैसे करना है, कहाँ से करें. जितना कर लिया है उतना सफिशिएंट है कि नहीं है. नाउ सिंस लेस देन 20 days लेफ्ट फॉर योर एग्जाम, it is also a matter of confidence and showing trust in what you have studied till now, rather than just keep on switching on to different resources कि ये भी पढ़ ले और वो भी पढ़ ले. जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, कंसोलिडेट करो, and start giving full length test. It's the high time कि आप वहाँ जाके सबसे पहला वो करो. इससे पहले आप प्रैक्टिस मैच खेल के जाइए, राइट. चलिए, टर्म्स एंड न्यूज़. सो द फर्स्ट टर्म दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा. तो किसका स्ट्रक्चर उल्टा हो रहा है, ड्यूटी का, टैक्सेस का. तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या कहता है, बहुत सिंपल सा टर्म है कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक ट्रेडर हूँ, जो मतलब मैं कपड़े की व्यापारी हूँ. बाहर से पहले मैं कपड़ा मंगवा के
उसके में 10-15 रुपए बेच के मार्जिन या 10-15% मार्जिन जोड़ के उसको मैं बेच देती थी. सो ट्रेडर का मतलब क्या होता है, 100 रुपए की चीज़ मंगाई दूसरे कंट्री से एंड उसको 120 का अपने कंट्री में बेच दिया. एज सिंपल एज दैट. बट ऑल ऑफ अ सडन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं ऐसा करूँगी कि मैं रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड देन मैं फिनिश गुड को सेल करूँगी. ठीक है. वाई टू इंडल्ज इन ट्रेडिंग, लेट्स स्टार्ट मेक इन इंडिया. ठीक है. देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं एक बनाया, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, डायरेक्टली फिनिश गुड एक शर्ट मंगा रही थी और उसमें कुछ मार्जिन जोड़ के बेच दे रही थी. तो मैंने रियलाइज़ किया जब मैं फिनिश गुड डायरेक्टली बनी बनाई शर्ट को इंपोर्ट कर रही हूँ तो उसके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है. मतलब 10% कस्टम ड्यूटी जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कंट्री में. क्या बात कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं. तो जब भी हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं बनी बनाई शर्ट इंपोर्ट कर रही हूँ तो उसके ऊपर मुझे 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है. लेकिन उस शर्ट को बनाने के लिए अगर मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर 35% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है. तो हाउ विल आई जस्टिफाई माई कॉस्ट कि पहले मैं रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ, उसके ऊपर 35% कस्टम ड्यूटी दे रही हूँ, फिर मैं उसके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड करूँगी. ऑब्वियसली द कॉस्ट विल इंक्रीज एंड in no circumstances I will be able to sell the shirt for 120 rupees जो मैं पहले आराम से कर रही थी, बाहर से मंगाया, 20 रुपये जोड़ा और बेच दिया. तो ये मैंने क्या सारी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी में निकालूं तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ तो उसके ऊपर मुझे कस्टम ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू मैं डायरेक्टली फिनिश गुड को इम्पोर्ट करके बेचूँ. सो दैट इज़ वॉट इज़ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वेयर यू हैव टू पे more taxes on the raw material as compared to finished good. तो अब इससे ठीक है, समझ आ गया. लेकिन इससे कंट्री को क्या नुकसान होता है. एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि वी शुड परस्यू मेक इन इंडिया, हर चीज़ इंडिया में बनाओ, इंडिया शुड बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. और दूसरी तरफ जब मैं रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए तो गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है. गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिसइंसेंटिवाइज कर रही है कि नॉट टू बेसिकली इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अब्रॉड. एंड अब रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है तो मैं कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन करूँगी. बेटर मैं शर्ट मंगाऊँ और मार्जिन जोड़ के उसको बेच दूँ. ठीक है. तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से ये नुकसान होता है एंड दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन इंडिया. एंड दैट इज़ वन ऑफ द फाइन एग्जाम्पल्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू कि टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच प्रेवलेंट विद रिस्पेक्ट टू दीज OLED TVs, द LCD, द LEDs जो हम TV हमारे घर होते हैं तो उसके अगर हम कॉम्पोनेंट्स मंगा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस अट्रैक्ट कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू मैं पूरा बनाया यूनिट इंपोर्ट करूँ और उसमें कुछ मार्जिन जोड़ के इंडिया में बेच दूँ. तो ऑब्वियसली इट विल डिसइंसेंटिवाइज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी. इट विल मेक माई प्रोडक्ट्स इन इंडिया लेस कॉम्पिटिटिव. देन इनपुट टैक्स क्रेडिट का इशू आता है कि जो आएगा फिर वो रेमिट होगा. एक स्कीम होती है RODTEP स्कीम, रेमिशन ऑफ एम्बेडेड ड्यूटीज़. तो वो किस तरीके से मैं उस पर इनपुट टैक्स क्लेम करूँगी. एंड ऑब्वियसली इट विल डिस्करेज दी वैल्यू एडिशन इन इंडिया बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली फिनिश गुड शर्ट मंगा के उसको उस पर अपना टैग लगा के बेच रही हूँ, आई एम एडिंग नथिंग, आई एम एडिंग नो वैल्यू इन इंडिया. On the other hand, if I produce that shirt in India, even if I am, importing the raw material from abroad or the machines from abroad, value addition is taking place in India and which will lead to generation of employment also, right? तो ये नुकसान होते हैं inverted duty structure के. Next term in news is advance pricing agreement. तो इसको थोड़ा break करें. Advance में आपने pricing से related एक agreement sign कर लिया गवर्नमेंट के साथ. अब इसमें दो नए टर्म्स पढ़ेंगे विच इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड आर्म लेंथ प्राइस. अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा. तो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है, कंपनी का नाम X है, उसका हेडक्वार्टर है USA में. ठीक है जी. इस पर्टिकुलर कंपनी विच इज़ कंपनी X, उसका एक ब्रांच ऑफिस या एक सब्सिडरी मॉरिशस में भी लोकेटेड है. ठीक है. ये जो कंपनी है, कंपनी X क्या करती है, ये मान लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाती है. ठीक है. अब ये जो इसका सब्सिडरी ऑफिस था मॉरिशस में,
उन्होंने ये सॉफ्टवेयर खरीदने का सोचा कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए अपने कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, व्हाई नॉट बाय फ्रॉम आवर पेरेंट कंपनी। तो ये जब पेरेंट कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को ये सॉफ्टवेयर बेचा, दे चार्ज देम 10 लाख रुपीज़। लेट्स नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, सिंपल रखते हैं, 10 लाख रुपए में ये बेचा। ओके, वेल एंड गुड। अब एक कंपनी वाई है विच इज़ लोकेटेड इन जापान और एनी अदर कंट्री जिसका भी आप नाम लिखना चाहते हो, इंडिया लिखना है, जो भी। तो एक कंपनी वाई है, उन्हें पता चला कि यूएसए की कंपनी एक्स है, ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सो लेट्स बाय सॉफ्टवेयर फ्रॉम देम। अब इस कंपनी ने जब ये सॉफ्टवेयर खरीदा तो इन्होंने चार्ज किए 25 लाख रुपए। टू पुट इट इन अ मोर ल्यूसिड फॉर्म, मान लीजिए आपका एक कैफ़े है, ठीक है, बर्गर एंड कॉफ़ी बेचते हो, तो हम यूजुअली ऐसे देखते हैं कि जब हमारे कोई नोन या रिलेटिव्स आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको मे बी डिस्काउंट देते हैं या बिल्कुल जस्ट एक टोकन प्राइस ले लेते हैं। आप हो सकता है 100 रुपये की कॉफ़ी बेचते हो, बट वो आएंगे तो आप उनको 30-40, जैसे एक रिगार्ड रखने के लिए आप 50 रुपये दे दो। वेर एज सम रैंडम कस्टमर कम्स इन योर कैफ़े, तो आप उससे पूरा जो प्राइस आपने रखा हुआ है कॉफ़ी का वो ही चार्ज करोगे, ठीक है। सो द प्राइस विच यू चार्ज टू योर रिलेटिव, जो इस केस में ये मॉरिशस वाला सब्सिडरी कंपनी हुआ, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। एंड द प्राइस विच यू चार्ज्ड टू सम एनोनिमस कस्टमर, विच इज इन दिस केस ये जापान वाली कंपनी, इज कॉल्ड एज आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये जो अपनी रिश्ते वाली कंपनीज होती है, इनको सस्ते में बेचती हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्सेस। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप अपनी किसी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मेक श्योर इट इज़ नॉट एट ट्रांसफर प्राइस, इट इज़ एट आर्म लेंथ प्राइस। जो आप एक एनोनिमस रैंडम कस्टमर को चार्ज कर रहे हो, आप वही प्राइस अपने रिलेटेड कंपनी को चार्ज करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको कम चार्ज करोगे तो हम ठीक से टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, फिर हम आपके ऊपर केस करेंगे, एंड यू नो द प्रोसेस, तारीख पे तारीख। तो अब ये यूएसए वाली कंपनी कंफ्यूज थी कि क्या आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए व्हेनेवर आई सेल दिस सॉफ्टवेयर टू माई रिलेटेड पार्टी। तो गवर्नमेंट बोल रही है, आके हमारे पास एक एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कर लो, लेट अस डिटरमाइन द मेथडोलॉजी कि आर्म लेंथ प्राइस क्या होगा इन केस आप अपनी किसी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हो। हम आपको एक पेपर पे लिख के दे देंगे ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो, बिकॉज हमने ही तो एक डिफाइंड मेथडोलॉजी से वो प्राइस निकाला था, हमने ही तो आपको वो सजेस्ट किया था, क्योंकि दिस इज द प्राइस यू शुड चार्ज फ्रॉम योर रिलेटेड पार्टी whenever you are entering into some कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमारा भी टैक्स टाइमली कलेक्ट होगा, हमें भी सर्टेनिटी होगी कि ओके दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम यू, एज वेल एज आपको भी कोई भी हैरेसमेंट नहीं होगी फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। तो एडवांस में बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन आके अग्रीमेंट कर लो, ठीक है। दैट इज व्हाट इज एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। यूजुअली ये जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो एमएनसीज होती हैं, जिनके मल्टीपल कंट्रीज में ऑफिसेस होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बोथ इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द इकोनॉमी एज वेल एज द कंपनीज। तो अब डेफिनेशन देख लें, अग्रीमेंट बिटवीन टैक्स पेयर, ठीक है ना, टैक्स किसको पे करना था, इसको पे करना था, एंड टैक्स अथॉरिटी के बीच में इसमें क्या कर रहे हैं, दे आर फिक्सिंग द प्राइसिंग मेथड and the arm length price for international transaction purpose in advance। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत ही कहाँ आती है, क्योंकि यूजुअली हमने पढ़ा है कि कंपनीज क्या करती है, इन ऑर्डर टू इवेड द टैक्सेस दे शिफ्ट देयर बेसिस टू सम टैक्स हेवंस एंड दे basically execute the transaction in such a way that they have to pay the less taxes। So ये advance pricing agreements is basically applicable in more prevalent in international transactions। पर्पस क्या है, टैक्स सर्टेनिटी के लिए, प्रिवेंट ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स फॉर अप टू 5 years। सो whenever गवर्नमेंट, मतलब whenever the taxpayer and the tax authority enters into an agreement, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, मैक्सिमम इज 5 साल विद अ रोल बैक प्रोविजन। ये ध्यान दीजिएगा, रोल बैक मतलब रोल बैक प्रोविजन ऑफ 4 years। आप पीछे जाके भी पुराने ट्रांजेक्शन्स को भी
आर्म लेंथ प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. सो इन टोटल द मैक्सिमम टेन्योर और द वैलिडिटी ऑफ दिस अग्रीमेंट इज फॉर 9 years. कौन से इंडिया में ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स कौन से स्टैट्यूट के अंडर गवर्न होते हैं? इट इज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड विच इज़ द डिसाइडिंग अथॉरिटी. ये जो टैक्स अथॉरिटी, इट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT इज़ द कंसर्न अथॉरिटी जो आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करके बताएंगे. So with this we are done with advance pricing agreements. Let's move to double taxation avoidance agreement. Now what is this double taxation avoidance agreement? Again, एक कंपनी है X, उसका एक ऑफिस USA में है, एक ऑफिस उसका इंडिया में भी है. Now this company is generating some profits. ठीक है, अब इस प्रॉफिट्स के ऊपर यूएसए की गवर्नमेंट भी टैक्स मांग रही है और इंडिया की गवर्नमेंट भी टैक्स मांग रही है कि वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे भी तो आप काम कर रहे हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज सब कुछ यूज़ कर रहे हो, सो वी डेफिनेटली ओ सम शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम योर प्रॉफिट्स एंड सो इज़ व्हाट द यूएसए गवर्नमेंट विल ऑल्सो से. तो अब कंपनी के लिए कितनी हैरेसमेंट है कि यूएसए की गवर्नमेंट भी बोल रही है टैक्स दो, इंडिया की गवर्नमेंट भी बोल रही है टैक्स दो. तो ये तो it will basically disincentivize the company X to expand their bases into different countries. क्यों? क्योंकि जितनी कंट्रीज में, जितने देशों में मेरा ऑफिस होगा, सारी जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट जो है मुझसे टैक्स मांगेंगी. सो in order to incentivize these companies, कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर होती हैं विच इज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. सो लेट्स सपोज इंडिया ने यूएसए के साथ DTAA साइन किया कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका ऑफिस आपके यहाँ पे भी है और मेरे यहाँ पे भी है, सो लेट्स डिसाइड इन एडवांस कि जो प्रॉफिट्स आएंगे वो आधे जो टैक्स चार्ज होंगे वो दोनों आप भी रखोगे और हम भी रखेंगे. या कौन सी कंपनीज होगी जिस पे यूएसए गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जिसके ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी. इससे क्या हुई, एम्बिग्विटी जो थी वो सबसे पहले रिड्यूस हो गई. क्योंकि क्या हो रहा था, जब कंपनी एक्स को पता चल रहा था कि दोनों देश की टैक्स अथॉरिटीज मेरे ऊपर टैक्स चार्ज करने वाले हैं, दे वर रीलोकेटिंग देयर बेस टू टैक्स हेवन, कि मैं तुम दोनों को टैक्स नहीं दूंगा, आई विल रीलोकेट माई बेस to some tax haven where I do not have to pay tax at all or probably pay tax at a very less rate. ठीक है, तो इससे इंडिया एंड यूएस की गवर्नमेंट दोनों का नुकसान था कि टैक्स इवेजन हो रहा था, टैक्सेस दोनों को कलेक्ट नहीं हो रहे थे. सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंड्यूसिव business environment, ease of doing business, double taxation avoidance agreement comes into picture. ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. 1982 से इंडिया हैज़ बीन साइनिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट विद मल्टीपल कंट्रीज, मोर देन 80 कंट्रीज इंडिया का जिनके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है. चलिए, अब ये न्यूज़ में क्यों था? बेसिकली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्रीज विच इज़ मॉरिशस, जिसके साथ इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किया था, उसको ये अमेंड करने का सोच रहे हैं. ठीक है, तो कभी भी हम कोई अग्रीमेंट अमेंड करते हैं तो 2 स्टेप्स होते हैं. एक तो पहले दोनों कंट्रीज उसको साइन करती हैं, ठीक है, उसको साइन करती हैं, फिर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स उसको रैटिफाई करती हैं. तो जो अमेंडमेंट हुआ है ना, ये इंडिया एंड मॉरिशस का जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट था, विच वॉज इन एग्जिस्टेंस सिंस 1982, उस अमेंडमेंट को साइन तो कर लिया दोनों कंट्रीज ने, लेकिन अभी रैटिफाई नहीं किया है. ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, अभी हम वो भी पढ़ते हैं. ऑल्सो व्हाट वी नीड टू नो इज कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया एंड मॉरिशस अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को अमेंड कर रहे हैं? नो, इससे पहले 2 बार अमेंड कर चुके हैं. लेटेस्ट अमेंडमेंट वाज इन 2015. नाउ अगर ये दोनों रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स रैटिफाई भी कर देती हैं तो ये भी अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी. अब बात करते हैं ये अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है. सो दैट देयर कम्स अ न्यू टर्म बाय विच इज़ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. तो अब ये दोनों गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं मिलके कि अगर हमें पता चलता है कि कोई ऐसी कंपनी है जो इंटेंशनली, डेलिबरेटली अपने बेसिस इंडिया एंड मॉरिशस में लोकेट कर रही है विद इन इंटेंशन टू अवॉइड टैक्सेस और टू रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटीज, तो उसको इस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा.
इट शुड बी समथिंग विच इज बोनाफाइड, नॉट दैट कोई डेलिबरेटली कर रहा है to avoid the double taxation. So that is what is called as a principal purpose test. If that is what is the agenda of any company, then they will not be entitled to receive the benefits under DTAA. तो ये जो अमेंडमेंट है साइन हो चुका है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट इज नॉट बीइंग रैटिफाइड येट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म विच इज UN ग्लोबल टैक्स ट्रीटी. एक टैक्स ट्रीटी थी विच वॉज विद रिस्पेक्ट टू which was framed by OECD, ठीक है ना, जिसके 2 पिलर्स थे, where there was global minimum corporate tax at the rate 15%. याद आया कुछ? तो अब UN क्यों प्रमोट कर रहा है ग्लोबल टैक्स ट्रीटी जब OECD ले ही आया था टू एड्रेस दी इशूज ऑफ अपकमिंग इशूज ऑफ दी नेशंस. तो प्रॉब्लम OECD के साथ ये है कि बहुत सारे स्पेशली द ग्लोबल साउथ, उनका ग्लोबल साउथ यू अंडरस्टैंड द ग्रुप ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंटेड बाय साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनका मानना है कि OECD सिंस इट इज़ द यू नो द ग्रुपिंग ऑफ द एडवांस्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, जब भी ये कोई फैसला लेते हैं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को ये बहुत ज़्यादा साइडलाइन कर देते हैं, एंड दीज डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट have much of a say whenever a decision is taken. So that is where UN, United Nations, thought of promoting a global tax treaty where the developing countries will also have an equal say. जैसे कि OECD में more of the say किसका है? developed countries का. तो UN Global Tax Treaty ये promise कर रहा है that we will create a fair, stable and effective global tax system where every country, irrespective वो developing है या developed है, will have their own say and you know their problems will be considered. इसकी details अभी नहीं आई हैं, ठीक है, because it is something which is proposed, existence में नहीं आ गया है. तो hopefully 2026 तक हो जाए. अगर आप 2026 में आपको फिर से अटेम्प्ट ना देना पड़े, बट आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट. ऑब्वियसली इंटरनेशनल टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम्स आती है कंपनीज के साथ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कंपनीज विच डू नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द अदर कंट्री, एंड वो वहाँ की कंट्री की टैक्स अथॉरिटीज़ उनसे टैक्सेस मांगती है. सो ऑल ऑफ दीज इशूज इज समथिंग विच दे आर ट्राइंग टू एड्रेस. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ नेक्स्ट टर्म विच इज़ ड्यूटी ड्रॉबैक. तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, थोड़ा सा उसके लिए एक स्कीम पता होनी चाहिए, उसे जल्दी समझ आ जाएगा. बेसिकली रॉडटेप स्कीम, जो हमारी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रॉडटेप, कि अगर आप कोई मशीन, कोई रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हो, ठीक है, और इसके ऊपर क्योंकि अब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट ने रॉडटेप स्कीम क्यों निकाली थी कि आपने जो भी इंपोर्ट किया है उसको यूज़ करके इस रॉ मटेरियल पे जितनी भी कस्टम ड्यूटी लगी थी उसका 6 times आप अगर एक्सपोर्ट कर देते हो इन नेक्स्ट 5 और 6 years, तो हमने जितनी भी आपको कस्टम ड्यूटी चार्ज करी थी हम आपको वो रेमिट कर देंगे. याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो रॉडटेप स्कीम पढ़ना. तो जो रेमिट कर देंगे तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक, कि जो भी मैंने ड्यूटीज़ पे करी थी while I imported something and I produced something and then I exported again and I fulfilled all the terms and conditions of the government RODTEP scheme और MEIS scheme, तो मुझे ड्यूटी का वापस रिफंड ड्रॉबैक मिल जाना चाहिए. तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? कुछ भी नहीं है, रिफंड है ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ या और भी कोई टैक्सेस अगर हमने पे किए हैं while we have imported some imports or domestic imports used in the manufacture of exported goods. ध्यान रखिएगा, ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक है सिर्फ और सिर्फ उस केस में नहीं मिलेगी कि मैंने जब इंपोर्ट किया था और मैंने कुछ ड्यूटी पे करी थी. लेट्स सपोज मैं यहाँ से डोमेस्टिकली मैं शर्ट बना रही हूँ, मैंने कॉटन यहीं इंडिया से खरीदी थी, तो मैंने डोमेस्टिकली परचेज करी, डोमेस्टिकली एक्वायर करी फ्रॉम द सप्लायर्स. उसके ऊपर भी अगर मैंने कोई टैक्स दिया है तो वो मुझे रेमिट कर दिया जाएगा अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक. तो इस पे कहीं ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ड्यूटी का ड्रॉबैक मतलब रिफंड सिर्फ इन द केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स मिलता है. नहीं, इट डिपेंड्स फ्रॉम स्कीम टू स्कीम. जैसे रॉडटेप स्कीम में गवर्नमेंट क्या कह रही है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस पे थ्रू आउट आपने ड्यूटीज़ टैक्सेस
दिए हैं और अगर आप उस गुड को एक्सपोर्ट कर रहे हो बना के, बेसिकली रॉडटेप स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाय इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, कि इंडिया में प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन हो, जो भी प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन में आपका जो भी ड्यूटीज टैक्सेस लग रही है वो हम आपको रेमिट कर देंगे. सो इट इज़ एप्लीकेबल बोथ अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो इनपुट्स और डोमेस्टिकली भी अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग विच यू आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट, तो आपको उसका रेमिशन मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा. गवर्नमेंट कह रही है कि अब से जो CBIC है उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिसबर्स करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी डायरेक्टली एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में, उसने जितनी भी आज तक ड्यूटीज टैक्सेस पे करे होंगे. कौन से लीगल स्टैट्यूट पे आएंगी? इट विल बी अंडर सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962. I hope it is clear. Moving on to the next term, which is gender responsive budgeting. काफ़ी अभी बेसिकली इंडिया की तारीफ हुई थी विद रिस्पेक्ट टू जेंडर बजटिंग. जेंडर बजटिंग क्या होती है? बेसिकली बजट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं. बजट क्या होता है ये आप सबको पता होगा. बजट बनाने के तरीके जैसे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग होता है, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि आपके क्या खर्चे हैं क्या रिसीट्स हैं. एक होता है जेंडर रिस्पॉन्सिव, जेंडर सेंसिटिव बजटिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज जेंडर बेस्ड बजटिंग. नाउ व्हाट इज़ दैट? इसमें बेसिकली हम जेंडर, द अदर जेंडर विच इज़ द फीमेल जेंडर, उसके भी पर्सपेक्टिव को कंसिडर कर रहे हैं. तो इज़ इट समथिंग न्यू टू इंडिया? नहीं, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2005-06 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Who takes care of this? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा. इसमें क्या हो रहा है? अलग से पैसा एलोकेट किया जा रहा है कि ये पैसा सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाएगा? नहीं. बेसिकली जो बजट आता है उसमें कुछ स्कीम्स ऐसी निकाली जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ फॉर विमेन है. जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ठीक है, वो स्कीम स्पेशली फीमेल्स के लिए रन करी गई है. दूसरी टाइप की स्कीम्स होती हैं जिसमें लेट्स से 10 crores is being allocated, out of which at least 30% will be used to empower women. For example, MG नरेगा हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया. तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे. और अब ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये कोई जेंडर बेस्ड स्कीम थोड़ी है. इट इज़ बोथ फॉर आप मेल्स के लिए करो फीमेल्स के लिए करो. बट द स्कीम हैज़ बीन स्पेसिफाइड, देयर हैज़ बीन स्पेसिफिकेशन कि एटलीस्ट 30% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड शुड बी फॉर द फीमेल लेबर. ठीक है, तो एक कैसी स्कीम हो गई कि भाई किसी स्कीम में स्पेसिफाई कर दिया कि 30% ऑफ इट शुड गो टू द वुमेन, एंड सर्टेन स्कीम्स विच आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द विमेन. नॉट दैट कि जब बजट बनाया गया तो कुछ पैसा अलग से फीमेल्स के लिए एलोकेट किया गया. दैट इज़ नॉट व्हाट इज हाउ जेंडर बजटिंग इज डन इन इंडिया. हाउ इट इज़ डन दिस वे. क्या याद रखना है? इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट न्यू टू इंडिया. 2005-06 से हमारे हर बजट में यू कैन सी द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस. देन विच इज़ द नोडल एजेंसी? इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मूविंग ऑन to almost the end of the session where we'll talk about the state finances. तो अभी basically central government ने क्या किया है? Government is trying to determine the fiscal health of states in India. कि how are they performing when it comes to fiscal prudence? How are they managing their revenue? How have they improved their quality of expenditure? Quality of expenditure, अगर आप state ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, हमें पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से नथिंग विल बी क्रिएटेड. इज अ वेरी शॉर्ट टर्म, समथिंग विच इज़ वेरी शॉर्ट लास्टिंग. वेयर एज इफ अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल जनरेट रिटर्न्स इन फ्यूचर. So what is the union government trying to do is they are trying to basically gauge the fiscal health of the states and not the union territories. प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड नॉट फॉर द यूटीज़. क्या इसमें सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 18 स्टेट्स वर द वन विच वर assessed on certain parameters excluding Himalayan and special category states. अब कौन से पैरामीटर्स पे फिजिकल हेल्थ को हम असेस करते हैं एक बार सोच के देखो. as just we spoke about quality of expenditure, where are they spending the money? Is the majority of expenditure done on the revenue side or some capital expenditure is taking place?
रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, अगर एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो व्हाट इज देयर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इज इट द टैक्स सोर्सेज और इज द नॉन टैक्स सोर्सेज. तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये याद रखना. फिस्कल प्रूडेंस, हाउ केयरफुल और पिकी और कॉशियस दे आर अबाउट देयर टारगेट्स, क्योंकि FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में टारगेट्स दिए हुए हैं दैट जो फिस्कल डेफिसिट है शुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ GDP, द बोरिंग शुड नॉट क्रॉस अगेन अ सर्टेन लिमिट. FRBM में एवरीथिंग इज मेंशन्ड. तो फिस्कल प्रूडेंस में अ पर्टिकुलर स्टेट वेयर डज इट स्टैंड. देन कम्स द डेट इंडेक्स, कितना लोन ले रखा है, कितना कर्जा चढ़ा रखा है, एंड कितना जो कर्जा चढ़ा रखा है वो कितना सस्टेनेबल है, वेदर दे हैव सच रेवेन्यू स्ट्रीम्स की लोन लिया है तो उसको उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे. तो ये पांचों जो इंडेक्सेस हैं याद रखने हैं, पैरामीटर्स. पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, पैसा फिस्कल प्रूडेंस, हाउ मच दे आर अधेयरिंग टू द टारगेट्स, कितना पैसा उधार लिया है एंड कितना सस्टेनेबल है जो उधार लिया है. तो पांचों चीज़ें याद रखनी है. लेट्स क्विकली सी व्हाट वर द की फाइंडिंग्स. टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी थी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा. नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक होता है टैक्स से आ रहा है, नॉन टैक्स मतलब ड्यूटीज, फीस, जैसे पासपोर्ट फीस हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, चलान्स हो गए, राइट. तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम हो गई. तो इसमें उड़ीसा, झारखंड एंड गोवा, दीज आर द फ्रंट रनर्स वेयर 21% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द नॉन टैक्स सोर्सेज. देन कम्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसमें फ्रंट रनर्स कौन है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, ठीक है, ऑलमोस्ट एलोकेटिंग 27% ऑफ देयर एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. डेट सस्टेनेबिलिटी में कहाँ पे थोड़ी चिंता की बात है, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब, इनके थोड़े से डेट टू GDP रेशियोज थोड़े से गड़बड़ थे एंड दैट इज वाई दे वर बीइंग हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट. तो बस इतना ही पढ़ के जाना है. मूविंग ऑन टू सम ट्रेंड्स इन स्टेट फाइनेंसेस. तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम रिसीट्स माइनस जब बोरोइंग्स कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. FRBM एक्ट कहता है इट शुड बी विद इन 3% ऑफ द स्टेट GDP. क्या वो हो चुका है, ये पता होना चाहिए. रेवेन्यू डेफिसिट, स्टेट्स मेंटेन द रेवेन्यू डेफिसिट एट 0.2% ऑफ GDP, वेयर एज FRBM क्या कहता है, इट शुड ग्रेजुअली बी टोटली एलिमिनेटेड. धीरे धीरे खत्म कर दो, रेवेन्यू डेफिसिट होना ही नहीं चाहिए. सिर्फ उतना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो जितना आपका रेवेन्यू रिसीट है. डेफिसिट में जाके रेवेन्यू साइड हमें नहीं खर्चा करना है. एंड डेट ऑफ द स्टेट्स, तो FRBM में अगेन ये लिमिट मेंशन है कि टोटल डेट 60% से ऊपर नहीं जाना चाहिए. 40% शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिमिट एंड स्टेट गवर्नमेंट की लिमिट क्या होनी चाहिए, शुड बी 20%, नॉट मोर देन दैट. लेकिन करंटली दो डिक्लाइन हुआ है डेट स्टेट्स का फ्रॉम 31% टू 28.5, लेकिन स्टिल इट इज आउट ऑफ द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर FRBM एक्ट. इसी क्वेश्चन, इसी स्टेटमेंट्स जो हम बात कर रहे हैं कि कितना डेट विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर FRBM एक्ट, इस पे क्वेश्चन आया था कि 60% वाला फिगर दिया था, लेकिन वहाँ UPSC पेपर सेटर ने ये दोनों नंबर्स चेंज कर दिए थे. उन्होंने लिख दिया 40% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, 20% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. नो, इट वॉज जस्ट द ऑपोजिट. 40% इज़ फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये थोड़ी छोटे छोटे नुआंसेस हैं वहाँ पे, क्योंकि डिस्पाइट नोइंग क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है दैट वी ऑफन टेंड टू मेक मिस्टेक्स. पता हो के भी हाँ ये तो सब सही लिखा है, 40 20 60, यस यही तो पढ़ के आए थे, बट केयरफुली पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एक एक नंबर की वहाँ पे जो फाइट है वो होती है. सो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, यू प्रैक्टिस वेल एंड कीप मीटिंग मी, कीप इन टच, and you know where to keep in touch, which is Economics with Nanki. Also you can stay in touch with my Instagram account, which is Nankinomics. PDF of the session you will get soon. All the best and keep learning. God bless you all.